नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। तो जीत की कसौटी पर कमजोर सीटों की चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ इस बार चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति के तहत आगे बढ़कर आई है, ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो लिस्ट जारी की गई है, ये जारी की गई लिस्ट कांग्रेस पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय कर लिया है कि 2024 से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव जो 2023 में हो रहे हैं, ये दरअसल लिटमस टेस्ट है और इस लिटमस टेस्ट में जो परिणाम आएगा वो 2024 की दिशा और दशा निर्धारित करेगा। और इसीलिए होमवर्क पहले ही तैयारी के साथ पूरा करने की ये कोशिश है और इस कोशिश में मध्य प्रदेश की 39 सीटें और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसे फर्क पड़ता है, किसका प्रभाव ज्यादा होता है, कौन दबाव बनाता है और कौन जीत की श्रृंखला में आगे बढ़ता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ही नामों की घोषणा कर दी है चंद महत्वपूर्ण सीटों पर, वो महत्वपूर्ण सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी या तो बहुत बार हारी है या फिर सीधे तौर पर यहां जो अंतर रहा है जीत और हार का बहुत कम रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही जीत रखते हुए जीत की ही कसौटी पर कमजोर सीट की चुनौती के लिए इन नामों की घोषणा करके अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। क्या होगा इसका बड़ा प्रभाव, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भले ही चुनाव तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तभी तो बीजेपी ने दोनों ही राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा है। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके रिश्तेदार विजय बघेल को उतारा गया। वहीं प्रदेश में जिन प्रत्याशियों पर पार्टी ने दांव चला है, ये सभी वो सीटें हैं जहाँ वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहाँ बीजेपी लगातार 2 बार चुनाव हार रही है। हालांकि दिल्ली में एक दिन पहले यानी कि 16 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीईसी के मेंबर शामिल हुए थे। इसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि कुछ कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। नतीजतन हुआ भी यही। बैठक खत्म होने के अगले दिन ही पार्टी ने दोनों राज्यों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जिस रणनीति के तहत पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, वाकई में वो रणनीति बीजेपी की कामयाब हो पाएगी। बता दें कि 2018 में छत्तीसगढ़ में 15 साल पुरानी रमन सरकार को कांग्रेस ने उखाड़ फेंका था और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो एमपी में भी छत्तीसगढ़ जैसा ही हाल हुआ और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। हालांकि 1.5 साल बाद ही परिस्थितियां बदली और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करते हुए बीजेपी में चले गए, जिसके बाद राज्य में फिर से उपचुनाव हुए और बीजेपी की सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीजेपी ने लिस्ट जारी की है तो बता। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है। सर, रामप्रचार नेता दौरे पे हैं, उन्होंने युवा सम्मेलन को ठग बाजार कहा है आज। वो कुछ भी बोले, पहले अपनी स्थिति देख लें। विजय बघेल जी ने तो एक बार उनको वहां पर पटकनी दी है पाटन में 2008 में, और निश्चित तौर से वो हमारे नेता है और जुझारू नेता है, संघर्ष करते हैं। और इस बार पाटन में फिर से माहौल बनेगा और हमारे
विजय बघेल जी जो हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, वो भूपेश बघेल को वहां पर पटकनी देंगे। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो योग्य और अनुभवी प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, वो 39 नामों की सूची जारी की है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। सर, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो जिसपे थोड़ा सा वीक थी बीजेपी, जिसकी कैटेगरी बनाई गई थी A, B, C और D, तो जिन कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है और सब जीत के आएंगे। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली। तो नीति नियत की बात जरूर हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीति और नियत की ही स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले ही नामों की घोषणा की है चंद महत्वपूर्ण सीटों पर, वो ये बता रही है कि इस बार रणनीति बड़ी महत्वपूर्ण रूप से काम आने वाली है। लेकिन क्या ये वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है? कांग्रेस ऐसा मानती है? आइए ये सब कुछ प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जवाब देने के लिए हमारे साथ जो अतिथि हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ आज जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट देख पा रही हूं मैं, अनिल गर्ग साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी एसटी मोर्चा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष विकास मरकाम साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ कांग्रेस से तेजतर्रार प्रवक्ता हैं भरत सिंह जी हमारे साथ हैं। भरत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लिस्ट सामने आ चुकी है, भले ही अभी चंद चेहरे सामने आए हैं, लेकिन इन चेहरों के साथ ही और इन लिस्ट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आप सभी के मन में क्या चल रहा है, क्या किस तरह से आप इसे लेते हैं? तो चलिए, रण क्षेत्र तैयार हो चुका है, चुनावी अखाड़ा तैयार हो चुका है और अपने अपने तरीके से पहलवानों को तैयार कर दिया गया है। लेकिन ये जो चुनावी पहलवान है, बीजेपी ने काफी हद तक उनके चेहरे स्पष्ट करने की कोशिश की। कांग्रेस के लिए अभी इंतजार की घड़ी है। सबसे पहले आइए प्रतिक्रिया पॉलिटिकल एनालिस्ट की ले लेते हैं। पॉलिटिकल बॉडीज तक पहुंचने से पहले किस तरीके से अनिल जी देख रहे हैं आप? लिस्ट जारी की गई है, सेलेक्टिव जो चेहरे हैं और खासतौर से वो सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर मानती है। ये अभी कुछ दिन पहले आप सभी जानते हैं कि बाकायदा कैटेगरी डिवाइड की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और CD कैटेगरी कही जा रही है। इस पे इस रणनीति को क्या आप प्रभावी मानते हैं? कैसे लेते हैं इस रणनीति को? लावनी जी, ये जो आप ABCD कैटेगरी की बात कर रही हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। ABCD कैटेगरी हर राजनीतिक पार्टी बहुत पहले से करती आई है और उनको मालूम रहता है जो D कैटेगरी की सीटें हैं, ये वो सीटें मानी जाती है जिसपे आज तक वो कभी जीते नहीं या जीतना उनको मुश्किल लगता है। और हमेशा ये माना जाता था, और मैं राजनीतिक क्षेत्रों में जब घूम के बात करता था सो कॉल्ड अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अलग अलग पार्टी के, तो वो लोग कहते भी थे कि कम से कम हमारी पार्टी को जो सीटें मालूम है कि नहीं जीत पाएंगे या बहुत मुश्किल है जीतना, उसके बारे में तो कम से कम घोषणा बहुत पहले कर देनी चाहिए ताकि उम्मीदवार को बहुत ज्यादा समय मिल पाए। तो एक रणनीति तो बीजेपी की इस बार ये रही है कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को ज्यादा समय देने के लिए, ताकि वो जनता के बीच ज्यादा जा सके, अलग अलग समुदाय के लोगों से मिल सके, अपने अलग अलग ग्रुप है, अगर उनको कोई मान मनोबल की जरूरत पड़ती है तो उसको कर सके, तो उनके पास बहुत समय रहेगा। नहीं तो इलेक्शन घोषित होने के बाद 20 से 25 दिन मिलते थे और उसके अंदर वो चुनाव प्रचार करे या बाकी लोगों से अलग अलग मिले, उसको समय मिलता नहीं था। एक बात। दूसरी बात, बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं मास्टर स्ट्रोक है? अगर आप इनकी घोषित की हुई सीटों को देखें, मैं छत्तीसगढ़ पे आऊं तो 21 सीटों में उन्होंने 5 महिलाओं को, 10 SC को और 10 ST को और 1 SC को, यानी 16 सीटें उस समुदाय को, उस वर्ग को दिए जिसको हम कहते थे थोड़ा उपेक्षित वर्ग है। तो उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश की है, जनता को बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति के साथ है, अनुसूचित जाति के साथ है। तो ये एक तरह संदेश है। तीसरा एक बड़ा संदेश है, जैसे उन्होंने वर्तमान में दुर्ग से जो उनके सांसद हैं वर्तमान में विजय बघेल जी, उनको
उतारा है अपने मौजूदा कांग्रेसी जो अपने मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ। यानी एक तरह से उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको उनके ही विधानसभा क्षेत्र में, उनके ही दुर्ग में उनको घेरेंगे। तो ये 3 तरह के संदेश है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में किया है। आप देखो मध्य प्रदेश में लाल सिंह आर्य जी को उस जगह उतारा है जहां पिछली बार ज्योतिराव सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले उपचुनाव में हार गए थे। यानी कहीं भी उन्होंने सिर्फ जीतने के लिए फार्मूला रखा है, बाकी कोई समझौता किया नहीं है। वहां भी एसटीज को एक बड़ा वर्ग को उन्होंने टिकटें दी हैं, महिलाओं को संदेश उन्होंने वहां भी दिया है। ये तो मुझे स्पष्ट लगता है। कि ये ठीक है अनिल जी, आती हूँ आपके पास, दोबारा आती हूँ। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य और उद्देश्य एक ही रख रही है, वो है जीत। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के पास जाऊं उससे पहले मैं कांग्रेस से, भरत जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है तो एग्जाम में क्लास वर्क के साथ साथ होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घर में जो पढ़ाई होती है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उस एग्जाम के लिए क्लास वर्क तो किया लेकिन होमवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मनोवैज्ञानिक दबाव मानते हैं क्या आप इसे? जी, आपने शुरुआत में ही मेरा काम आसान कर दिया ये कह के कि भाजपा ने अपनी कमजोर कैंडिडेट और कमजोर सीटों पे कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि जो सीटें वो जीत नहीं सकते हैं वहां पे बलि का बकरा बनाने के लिए 4-4 पूर्व मंत्रियों को, कुछ जो है पिछली बार हारे हुए थे उनको, कुछ जो मलाईदार नेता हैं उनको, सभी को टिकट दिया है। ठीक है, उनका आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है, ये उनका फैसला है, वो उतारे, किसी को भी टिकट दे, हमें उससे क्या लेना देना। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आपने मनोवैज्ञानिक दबाव की बात, तो ये कितना उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है भाजपा के ऊपर कि अभी से वो जो है कमजोर सीट चुनने चालू कर दिए। कि उन्होंने ये बता दिया है कांग्रेस पार्टी को, या पूरा ये दिखाया है कि भाई हमारी इतनी कमजोर सीटें हैं, इसको आप ले लीजिए, उसके बाद में जो अगली सीट डिक्लेयर करेंगे तो हम बताएंगे कि ये कैटेगरी के है कि बी कैटेगरी की है, कि सी वाला तो अभी उतारा है, बी वाला उतारेंगे, फिर उसके बाद ए वाले उतारेंगे। तो उनको ये पता है अच्छी तरह से कि पिछले 5 सालों में जो चोरी की सरकार है, चोरी की हुई सरकार ये चला रहे हैं, उस सरकार में काम के नाम पे ये नहीं बता सकते कि 5 सालों में हमने काम क्या किया है। काम के नाम पे गिना नहीं सकते हैं कि हम काम क्या किए, तो ये करेंगे क्या। तो इसी तरह से जो है अपने कैंडिडेटों को उतारे, बहुत बहुत बधाई है उनको जिसको जिसको उतारा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से मध्य प्रदेश का चुनाव जीत रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जितने लोग गए थे, मुझे लगता है कि 70% लोग फिर से वो वापस आ गए हैं, घर वापसी कर लिए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि सिंधिया जी के पास साथ हम तो चले गए लेकिन खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। अगर कोई जिता सकता है वो तो कांग्रेस पार्टी जिता सकती है, कमलनाथ जी जिता सकते हैं। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए आदमी तो खतरा मंडराने लगता है। और आपने कहा ना कमजोर कड़ी, तो व्यक्ति को पहले अपनी कमजोरी को ही दूर करना चाहिए और वही दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शायद इसलिए मैंने उस मिल के लिए कहा कि क्या ये आपके लिए कोई चुनौती तो नहीं होगा। बहरहाल मैं एक कॉमेंट जल्दी से अब विकास मरकाम साहब से ले लेती हूँ। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कांग्रेस कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भले ही कमजोर सीट या फिर जो आपकी तगड़ी सीट है आप उस पर अभी से ही घोषणा कर दीजिए, जीत तो कांग्रेस की पक्की है। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा करना भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता जिसको सुन रहा था कि कैसे कांग्रेस इस निर्णय को न निगल पा रही है न पचा पा रही है, क्योंकि वास्तव में जहां कांग्रेस ने अभी भी सिर फुटौल गुटबाजी और राजनीतिक उड़ापों से ग्रसित है, वहीं भाजपा स्पष्ट सोच और मजबूत रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रही है। भाजपा उम्मीदवार घोषित कर रही है क्योंकि भाजपा के पास योग्य उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस अभी अंतरकलह से ग्रसित है। जनता टिकट वितरण इस बात को भी सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के 2 कदम आगे है। जबकि कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए अभी भी मोल भाव का दौर जारी है, जितना जो अधिक पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा। इस मानसिकता के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लायक नहीं है। कांग्रेस में जो है एक दूसरे को निपटाने का दौर जारी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक देव,
वो भूपेश जी के हाथों की कठपुतली है। इसलिए कांग्रेस के संगठन नाम का कोई चीज नहीं है। और कल भी हम लोगों ने जांजगीर चांपा में इस बात को देखा कि कैसे उनके प्रभारी शैलजा जी के आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ के सिरफुटौल और मारपीट कर रहे थे। आज कांग्रेस जो है वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से और चारित्रिक रूप से बर्बादी के कगार पर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है एक मजबूत संगठन है और हमारे कार्यकर्ता जो है वो संगठित होकर एक योग्य नीति के तहत हमें चुनाव लड़ने ठीक की है। लेकिन रणनीति विकास जी लेकिन संगठनात्मक स्तर पर जो मजबूती की आप बात कर रहे हैं, एक बदलाव तो कांग्रेस ने भी किया था ना, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। जिस सिरफुटौल की बात आप कर रहे हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में चल रहा था, उस सिरफुटौल को भी बैलेंस कर दिया गया। यानी ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के खेमे में ऑल इज गुड की स्थिति नहीं है, वो अपनी तैयारी के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप नहीं मानते कि ये आपके लिए एक चुनौती होगा? आपके लिए भी होगा। कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाएगा साहब। विकास जी, कांग्रेस में अभी भी सिरफुटौल की स्थिति है। आप सरगुजा क्षेत्र में चले जाइए, आप देखेंगे कि टीएस सिंहदेव की क्या स्थिति है। टीएस सिंहदेव की कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज स्थिति यह है कि उनके मंत्रियों को उनके जिलों में सुना नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जी वन मैन शो की तरह काम कर रहे हैं और उसके कारण आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। क्षेत्र की जनता में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। और इसीलिए आप देखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं इस बात को, हमारा जो धरना प्रदर्शन का जो स्थल है, पहले रायपुर से उदय स्थल बुढ़ा तालाब के पास था, जगह कम होने के कारण आज नई राजधानी में उसको शिफ्ट किया गया और नई राजधानी में भी जो है हाउसफुल का शो चल रहा है। कांग्रेस सरकार के प्रति जो अविश्वास है वो हाउसफुल है। आप इन सब बातों से भारत जी, विश्वास और अविश्वास, आप लोगों का एक अविश्वास प्रस्ताव भी आया था साहब, गिर गया था वो। और यहाँ पर भी देखिए विश्वास और अविश्वास की ही लड़ाई है। देखिए विकास जी के नाम को भी अगर सार्थक कर देती भाजपा की, विकास के नाम पे विकास कर लेती तो शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता। ये पहले तो इन्होंने कहा कि सिरफुटौल, तो मैं पहले तो मध्य प्रदेश का सिरफुटौल थोड़ा सा इनको बता दूं। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अंदर, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी, जिस तरह से जो है इनके कैलाश विजयवर्गीय जी, मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान के सिरफुटौल, सर दर्द बने हुए हैं, खेमा करके बड़े बैठे हुए हैं, उसका क्या करेंगे ये? हमारे यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में कोई सिरफुटौल नहीं है। दिग्विजय सिंह जी वो अपना काम कर रहे हैं। सर कमलनाथ जी का भी कुछ दिन पहले एक सभा कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ सभा कर रहे थे, माफी चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर है, सभा के दौरान ही उन्होंने कहा था कि यहाँ तो ये हालत है साहब कि एक सीट पर 21 कैंडिडेट है। अब 21 कैंडिडेट अगर एक सीट पर है तो फिर सिरफुटौल तो फिर वहां पर भी चल रही है ना। देखिए सोचिए कि हमारी दौसा में थी वो दौसा की बात कर रही हैं आप। वो सभा चल रही थी जहां पर उन्होंने ये बात कही। ठीक है, मैं लावनी जी मैं ये कहता हूं कि हमारे पास कितने मजबूत कैंडिडेट हैं, 21 कैंडिडेट मजबूत है। हमें जिसे चुनना होगा हम चुन लेंगे। भाजपा तो अभी हारे हुए कैंडिडेट को दे रही है, उनके पास तो कैंडिडेट नहीं बचे। दूसरा, मैं भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, मैं गिना दूंगा काम आपको कि कितना उन्होंने विकास किया है, लेकिन वहीं से विकास जी आते हैं। विकास जी बताएं कि भाजपा ने रमन सिंह की सरकार में कितना विकास किया था और इनकी सरकार जो है मध्य प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में इन्होंने कितना विकास किया है। 5 साल से इनकी सरकार है ना, तो करवा रहे हैं आपस में। विकास जी जवाब दीजिए जल्दी से, काउंटर जवाब, फिर अनिल जी के पास जाऊंगी। 2018 में जिस समय कांग्रेस की सरकार में आई थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से चुनौतीपूर्वक कह सकता हूं कि 36 में से 36 वादे आज अधूरे हैं। एक भी वादा ये सरकार पूरी नहीं कर पाई, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे बुजुर्गों को। विकास जी लावनी जी अपने हाथ में गिना सकती है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने कितना काम किया है। ये तो लावनी जी घोषणा से एक भी घोषणा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। बता सकते हैं कि भूपेश बघेल
लोकप्रिय नेता है आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में। देने का मुद्दा हो, पेशा कानून लागू करने का मुद्दा हो, किसी कानून को इस सरकार ने पूरा नहीं किया और इसी के कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक अविश्वास का माहौल इस सरकार के प्रति है। इससे यह सरकार जो है पूरी तरह अलोकप्रिय हो गई है। इन सब चीजों को आप समझ सकते हैं। जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले अनिल जी आपके पास आती हूँ। देखिए, महत्वपूर्ण ये है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये चुनाव से पहले की प्रक्रिया होती है, ये राजनीतिक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण ये होता है कि कौन सा बैट्समैन अपनी तैयारी महत्वपूर्ण रूप से करता है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर आ रही है तो छत्तीसगढ़ की 21 सीटें और 21 में से 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर नामों की घोषणा की गई, वो एसटी सीटें हैं। वो सीटें जहां पर खास तौर से कन्वर्जन का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रूप से गरमाया हुआ है, जहां पर भूपेश बघेल सरकार को बार बार घेरा जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी अपनी उसी बेसिक स्ट्रैटेजी के साथ कैंडिडेट्स को उतार रही है उन क्षेत्रों में जहां पर घेरा जा सकता है? बेसिक स्ट्रैटेजी मैंने कहा, हिंदुत्व, धर्मांतरण, इन मुद्दों को लेकर। लावणी जी, जो हम विश्लेषण में बात कर रहे थे, अपने शब्दों को मुझे लगता है कांग्रेसी प्रवक्ता ने भरत जी ने पकड़ा और खुश हुए कि हम इनको बोल रहे हैं कमजोर सीट है। लेकिन कमजोर सीट हर पार्टी के पास होती है। भूपेश बघेल सरकार से पहले 15 साल रमन जी ने भी सरकार चलाई थी। उस समय कांग्रेसी लगातार हार रहे थे ना, तो उनकी कमजोर सीटें थी नहीं क्या वहां पे? अगर हर सीट वो जीत रहे होते तो रमन सिंह सरकार थोड़ी बनाते। तो हर पार्टी के पास कुछ ऐसी सीटें होती है जिनमें उन्हें 2 बार 3 बार लगातार हार मिलती है, जिसको हम उसको कमजोर सीट बोलते हैं, डी कैटेगरी सीट बोलते हैं। और उस सीट पे अगर भाजपा ने न सिर्फ उस कमी को स्वीकार किया है बल्कि उसके लिए तैयारी की और अधिक तैयारी करने के लिए पहले उम्मीदवार उतार दिए, तो एक बड़ा हुआ कदम है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ अच्छा है बल्कि एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि अगर हमें जरूरत हो तो हम बहुत पहले भी आपका नाम उजागर कर सकते हैं और आप लोगों को जाना चाहिए। अभी आप बताइए, आचार संहिता लगने में कितना समय है? आचार संहिता लगने से पहले ना तो कोई खर्च की कोई सीमा है, ना ही कोई आपके और कोई पैरामीटर है, ना कोई आपके पास बैंडिंग लगाया कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो उनको वो पूरा मौका है। दूसरी बात जो आप कन्वर्जन की कर रही थी, ये कन्वर्जन तो पूरा SC ST क्षेत्र जहां है वहां पे एक बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी तो इसको उठाएगी ही। वैसे तो ये देश भर में चलने वाला मुद्दा है, लेकिन खासकर शेड्यूल ट्राइब इलाकों में ये मुद्दा सर चढ़ के बोलता है। और छत्तीसगढ़ तो अधिकतर क्षेत्र शेड्यूल ट्राइब है, तो यहाँ पे तो ये मुद्दा चलेगा ही। इसलिए मैंने कहा है कि कांग्रेस से 10 कदम आगे भाजपा जो है आगे बढ़ के ये कदम उठाए, उसका निश्चित रूप से उनको लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस इसका समर्थन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये वो नहीं कर रहे। कैसे कर सकते हैं कि भैया सामने वाली राजनीतिक पार्टी ने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा कदम रहने वाला है। ठीक है, भरत जी। अनिल, देखिए गर्ग साहब, मैं ये समझता हूँ ये भाजपा ने खुद कहा है कि हमारी कमजोर सीटों को हमने दिया है। नहीं, भाजपा ने नहीं कहा भरत जी, ये कमजोर सीट मानती है, भाजपा मानती है। लगातार हारते हैं। मैं जवाब दे दूं, आपकी बातों को मैं सर आंखों पे रखता हूं भाई साहब। अनिल जी, मैं समझता हूं हर सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो कमजोर दे के कहें, वो कमजोर कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये समझेंगे हमारी लड़ाई मजबूती से हर कैंडिडेट के साथ है और हम हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम कोई जो है इसमें नहीं रहेंगे कि ये कमजोर है, ये बी है, ये है, ये सी है। मैं समझूंगा हमारे लिए सभी ए सीट है और ए सीट के हिसाब से हम लड़ेंगे और इनको धूल चटाएंगे। नहीं तो ए सीट के हिसाब से सर तैयारी तो नहीं समझ में आ रही है ना। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हमने खूब काम किया, धरातल पर काम किया, ये तो मुद्दे होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो होता है ना, चेहरों से सेटिस्फैक्शन है या नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर देखा गया कि भूपेश बघेल साहब को भी लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। उधर मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि किस तरीके की परिस्थिति आई, कमलनाथ जी को लेकर जो वीडियो भी सामने आए थे, बहुत सारी परिस्थितियां थी। तो चैलेंजेस तो आपके सामने है, आप अपने सामने के विरोधी को इतना कमजोर मत आकिए। दो चीज समझिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हम सरकार चला के काम गिना सकते हैं और काम पे ही लोग वोट मांगते हैं। हम जाति पे, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान, इस पे हम वोट नहीं मांगते हैं। हम काम पे वोट मांगेंगे और हम बताएंगे कि हमने क्या काम किया है छत्तीसगढ़ में। अब काम के नाम पे ये भाजपा बताएगी ना कि भाई उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या काम किया है। अब वो कहां पे, वो वहीं पे करेंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं तो कम से कम यहाँ पे करेंगे। हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब करेंगे। और लावनी जी, मैं ठोक के कहता हूं आपके चैनल पे,
हम काम पे, विकास के नाम पे हम जो है, हमने जहां जिस राज्य में डंके की चोट पे वो काम पे वोट मांगेंगे और वहां की जनता में स्वीकार करेगी और वोट भी देगी और हम फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में बनाएंगे। काम के नाम पर आपने वोट मांगा था कर्नाटक में, जिस तरीके से आपने कहा था ना कि वापस क्या क्या ले आएंगे, मैं अगर वो फहरिस्त पढ़ने लगूंगी तो मुद्दा कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन आप समझ गए। आपने कहा कि वो सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने कर्नाटक में जो लिस्ट जारी की थी ना, उसमें क्या परिस्थिति थी वो हमने देखा था। विकास प्रताप साहब, ठीक है विकास साहब, काम पर ये मांगेंगे वोट कह रहे हैं, तो काम को लेकर आपके पास क्या परिस्थितियां हैं? काम को लेकर कह रहे हैं कि हम तो काम और नाम, हम काम और विकास जानते हैं खाली। करप्शन की सरकार चल रही है 50%, जिसपे 41 FIR होता है हमारी नेता के ऊपर, श्रीमती प्रियंका गांधी के ऊपर। विकास जी, विकास परकाम साहब, कैसे वो मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक देव जी, उनके फेसबुक पेज पे जाइए और देखिए कि कैसे वो चर्च और प्रार्थना सभाओं में जाके भवनों का उद्घाटन करते हैं और कैसे जो है एक धर्म विशेष को अपने प्रति आकर्षित करने का वो प्रयास करते हैं। उसके बाद यहाँ बैठ के आप ध्यान रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, खास नियत है और सर्वमान्य नेता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब संगठित हैं और संगठित होकर मिशन 2023 को हम, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अन्य हमारे राज्य हो, राजस्थान हो, सभी जगहों पे हम उस मिशन को 2023 के मिशन को पूरा करेंगे। और इसी तरह से आप लोग हिमाचल में भी कहते थे कि फिर से आएंगे, और आप लोग कर्नाटक में भी कहते थे फिर से आएंगे, दोनों जगह आपको धूल चढ़ाया गया। आगे भी चुनाव है, आगे भी चुनाव है, आगे भी चुनाव है, जनता के कामों को लेके हम जाएंगे और वहां पे बताएंगे, जहां हमारी सरकार है वहां काम गिनाएंगे, जहां आपकी सरकार है आपकी विफलता बताएंगे कि किस तरह से 40% 50% की कमीशन की सरकार आपकी चल रही है। क्या भरत साहब आप समझा सकते हैं, फिर मैं अनिल जी आपके पास आती हूँ। देखिए एक स्ट्रैटेजी, मैंने कहा ना कि चुनाव में महत्वपूर्ण होती है, तो आप भी जानते हैं कि रणनीति महत्वपूर्ण होती है, और कोई भी पार्टी ये सोचकर रणनीति नहीं बनाती कि वो हारने वाली, वो जीत ही लक्ष्य रखती है और उद्देश्य भी जीत रखती है। फ्रेश फेसेस लिए गए, फ्रेश फेसेस को लेने के पीछे एक उद्देश्य स्पष्ट नजर आता है कि आपके पास वो जनता से जुड़े हुए चेहरे हैं, लेकिन उनके अभी आप कुछ सवाल नहीं खड़ा कर सकते उन पर। आपने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जिन पर सवाल खड़ा होता है, लेकिन फ्रेश फेसेस पर तो अभी कोई सवाल या कोई दाग है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि वो जनता से उनका जुड़ाव जरूर रहा है, वो धरातल पर काम करने वाला कार्यकर्ता है जिसको जगह दी गई बीजेपी की तरफ से। तो क्या ये स्ट्रैटेजी कारगर नहीं साबित होगी बीजेपी के? मैं आपको बड़ा उदाहरण बताता हूं। जी विकास जी, इसके बाद आप ही के पास आती हूँ। जी, ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया जी के साथ जितने लोग गए थे, ये भाजपा कहती थी सारे मजबूत नेता आ गए हैं, सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हमारे पास मजबूत नेता गए, कांग्रेस खत्म। देखिए उसमें से 70% नेता फिर से जो है जमीनी स्तर पे जुड़े हुए नेता, वो फिर से कांग्रेस पे आ गए। टिकट बंटवारा शुरू तो कीजिए, फिर देखा जाएगा ना कि कितना आपके साथ मजबूती के साथ आए। ये भी एक सवाल है। ये तो नहीं, तो करेंगे ना, ये तो हमारा देखिए भाजपा में करेंगे तो भाजपा में सिर फुटबॉल होता है कि नहीं होता है, वो हर पार्टी में थोड़ा बहुत होगा, हम संभाल लेंगे। लेकिन भाजपा तो 4 नेताओं को तो संभाले अपने आप। 4 इनके जो है मध्य प्रदेश में नेता, जो बड़े नेता है, मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, ये उन्हें कैसे संभालेंगे? और सिंधिया का क्या भरोसा, आपके सिंधिया जी का क्या भरोसा बताइए? कभी आ भी सकते हैं, कभी जा भी सकते हैं, कभी यहाँ रह सकते हैं, कभी वहां रह सकते हैं। विकास जी जल्दी से काउंटर जवाब दे रहे हैं, आ रही हूँ आपके पास। विकास जी काउंटर जवाब जल्दी से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर, संगठित होकर काम कर रहे हैं और संगठित होकर ही चुनाव लड़ेंगे। आप देखे होंगे कि इतने सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, परंतु कहीं पर भी आपको विरोध के स्वर सुनाई नहीं दिए हैं। आप जब कांग्रेस, अरे कमजोरों को तो खड़ा किया तो विरोध कौन करेगा? उस पे लड़ने के लिए कौन जाएगा उस सीट पे? जहाँ जहाँ आपने कमजोर कैंडिडेट दिया, वो कमजोर सीट है ना, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा ना लड़ने के लिए। भाई साहब की स्थिति इनके यहाँ होती है कैसे? लावनी जी, इनसे पूछिए कि जहाँ कमजोर सीट है वहाँ पे कोई लड़ने के लिए क्यों जाएगा? क्यों वहाँ पे सब फुटबॉल होगा? वहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। आपने तो हार मान लिया पहले। आपको दिखेगा। और लावनी जी, इन्होंने पहला पाटन को स्ट्रॉन्ग सीट मानते हैं या कमजोर सीट मानते हैं? छत्तीसगढ़ पाटन भूपेश बघेल साहब की सीट है, इसको स्ट्रॉन्ग सीट मानते हैं या कमजोर सीट मानते हैं? वहां पर भी तो उन्होंने उतार दिया ना भूपेश जी को। बघेल जी, दूसरे बघेल जी आ रहे हैं चुनौती देने के लिए।
मैं तो दिया उन्होंने आपको चुनौती। मैं फिर से कह रहा हूँ, जी अगर मैं पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारे लिए हर सीट चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो भूपेश बघेल जी के सामने मुझे लगता नहीं कोई खतरा है। खतरा सिर्फ भाजपा को है, भाजपा को अब संभालना पड़ेगा। ठीक है, और अनिल जी, इसीलिए लास्ट कमेंट इसको जल्दी से। डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, लास्ट कमेंट जल्दी से। मुझे लगता है मेरे साथी भरत जी ना जवाब देते देते खुद ही कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे लिए सारी ए सीट है, अगर सारी सीट कांग्रेस के लिए ए सीट है तो या तो इनका आकलन गलत है या यहाँ पे ये गलत बयानी कर रहे हैं। दोनों में से एक बात पक्की है, या तो इनको आकलन नहीं करना आ रहा कांग्रेस पार्टी को, या फिर ये यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं कोई अनिल भाई इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना चाहिए हमें भी। अगर हम आप उसको सारी समझता चीजों को हूँ। ये मानते तो आप गलती कर रहे हैं। एक मिनट मेरी बात जल्दी से अनिल जी, 10 सेकंड में दूसरी जल्दी बात से। आपने कहा कि जब एक विधानसभा में 21 उम्मीदवार मांगते थे, आप कहते हैं हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नेता है विधानसभा में। आप ये क्यों नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तर के इतने नेता है कि वो कोई भी उनका कमान संभाल सकता है। इसी वजह से तो कमजोर उम्मीदवार दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए तीसरी कौन बात, कौन कमजोर सीट मजबूत और है कमजोर और उम्मीदवार। कौन कमजोर है, इसका फैसला तो जनता जनार्दन करती है। लेकिन इतना जरूर है कि जनता जनार्दन के बीच में जो चेहरे जाते हैं वो कितना कसौटी पर खरा उतरते हैं, उनकी तैयारियों पर निर्भर करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तैयारी के तहत, इस रणनीति के तहत इस तैयारी को आपके सबके समक्ष रखा है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, हमें इंतजार रहेगा। भरत जी आपको ऑल द बेस्ट, विकास जी आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज समय बस इतना ही है, लेकिन इतना जरूर है, ये समय शुरू हो चुका है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए 2023 में हो रहे विधानसभा चुनाव दरअसल एक लिटमस टेस्ट की तरह है। इसके जो परिणाम होंगे, कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव पर विधानसभा चुनावों के परिणामों का असर नहीं होता है क्योंकि वो ज्यादा व्यापक होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो परिणाम विधानसभा चुनाव में आते हैं उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में जरूर पड़ता है। और उसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का उठाया गया यह कदम मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कांग्रेस इस चुनौती को किस तरह से लेगी, आगे कैसे रणनीति बनाएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।